मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.1 यानी चैप्टर 5। इससे पहले हमने चैप्टर 4 तक करा रखे, आपने वो नहीं देखे तो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनीषा। तो सबसे पहले हम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दे रखे थे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कब भिन्न मूल प्राप्त होता है, किस स्थिति में? तो जब d ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी बी स्क्वायर डी बराबर था b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस दोनों में से कुछ भी आ सकता है आपको। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकेंड का बराबर मूल प्राप्त होता है, तो यानी d = 0, b² - 4ac = 0 के बराबर होगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है k² प्लस kx + 4 = 0। 2 बराबर मूल्य हो तो, अगर 2 इसका बराबर मूल्य हो तो k बराबर ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो बराबर मूल्य के लिए हमारा क्या होता है b² - 4ac, ठीक है, = 0, ठीक है। तो b² हो जाएगा k² - 4a हमारा 2 है और c हमारा 4 है, = 0 हो जाएगा। तो k² हो जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो k = हो जाएगा √32। इधर स्क्वायर में है तो इक्वेशन के इस साइड आके रूट में हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा k = प्लस माइनस 4√2 हो जाएगा। 16 दूनी 32, हाँ ये हो जाएगा इसका आंसर। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें 2 भिन्न मूल्य हो तो इसका k का मान निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। b हमारा है 4k, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4, a हमारा 16 है और c 9 है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस सबको इस साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16k² ग्रेटर देन, ये हो जाएगा आपका 16 × 4 × 16 × 9, ये कट गया। तो k बराबर हो जाएगा √4 × 9, k बराबर हो जाएगा k ग्रेटर देन प्लस माइनस 4 का 2 आ जाएगा और 9 का 3 आ जाएगा, तो यानी 6 हो जाएगा। जो k की वैल्यू होगी हमेशा 4 और प्लस माइनस 6 से बड़ा ही होगी, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाले। 5.1 में है क्या, इसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसे सब जानेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं। तो एपी का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार देखेंगे तो पूछा भी गया है एपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी शॉर्ट में इसे एपी भी बोलते हैं, ठीक है। इसे देखेंगे सबसे पहले समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है
जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, तो वही एपी कहलाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होती है और पहले पदों के अतिरिक्त पहले पद को छोड़ के बाकी सारे पद में जो होगा A1 A2 A3 होगा उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पे जो पद प्राप्त होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और जो यह निश्चित संख्या जो होता है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सर्व अंतर कहलाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये जो निश्चित संख्या होता है वो सर्व अंतर का जो निश्चित संख्या होता है एपी का जो निश्चित संख्या होगा वो सर्व अंतर कहलाता है। ठीक है, और सर्व अंतर कहलाती है। ठीक है, सर्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक यह निश्चित संख्या एपी का सर्व अंतर कहलाती है। ठीक है, और सर्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, जैसे हो कि अब एपी का कुछ उदाहरण लेंगे। अब हम एपी ही लिखेंगे हर जगह, सर्व अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं लिखेंगे। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप हमेशा ध्यान रखें। एग्जाम्पल हमारा कुछ हो गया 2 हो गया 4 7 8 9। ठीक है, और दूसरा हम लेंगे 3 6 9 12। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट पद होता है ये इसे ए से सूचित करते हैं या A1 भी लिखते हैं इसको। ठीक है, ए या A1, ये जो हमारा होता है A2 और ये A3 होता है। ऐसे ऐसे चलते जाता है डॉट डॉट AN तक, यानी AN जो होता है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट पद होता है। एन जो होता है वो पद होता है। ठीक है, पदों की संख्या। तो ये देखेंगे तो डी निकालने के लिए सर्व अंतर डी को यानी सर्व अंतर को हम डी से भी सूचित करते हैं, इसे डी ही लिखते हैं सर्व अंतर। ठीक है, इसे डी से सूचित करते हैं, इसे डी ही हमेशा लिखते हैं। डी बराबर होता है A2 - A1। ठीक है, या आप किसी संख्या में से उससे पहले वाली संख्या, जैसे ये वाला पद लेना, A1 हो गया, A2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 वाले A5 में से A4 घटाएंगे। अगर वो AP में होगा तो D हमेशा इसका समान ही आएगा, चाहे A5 - A4 करें या A3 - A2 करें, कोई सा पद ले कोई सा A ले तो वो हमेशा बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा A2 हमारा 4 है और B1 हमारा 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और इसमें से ये देखेंगे A3 - A2 यानी A3 हो गया 7 में से
7 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3, यानी डी हमारा क्या है, समान नहीं है। लेकिन एपी में हमेशा डी समान आता है। ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ये एपी में नहीं है क्योंकि इसका डी समान नहीं आ रहा है। और सेकेंड नंबर देखेंगे, ये हमारा हो गया A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये एपी में है या नहीं है। तो सर्वांतर यानी डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए पहले यानी A2 में से A1 घटाएंगे। आप कोई सा ले लेंगे, चाहे A4 में से A3 घटा लेंगे। अगर ये एपी में रहेगा तो डी हमेशा इसका समान ही आएगा, जैसे A4 माइनस A1 A3 करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं लेना है A4 में से A1 घटाना है तो भी नहीं आएगा, सिर्फ उससे एक पद आगे लेना है। ठीक है, एक पद पीछे वाला लेना है। ठीक है, A4 लेंगे तो ये 3 घटा देंगे, A3 लेंगे तो 2 घटाएंगे, 2 लेंगे तो 1 घटा देंगे। इसमें से 12 माइनस 9 ये जगह 3, और दूसरा डी निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 6 है, A3 9 है और ये 2 6 है, तो यानी 3। इसका डी जो है समान आ रहा है, यानी कि ये एपी में है। एपी के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, उसे भी हमें याद कर लेना होगा। डी एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो एन जो होता है वो पदों की संख्या है, पदों की संख्या। डी जो होता है वो सार्व अंतर होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है। और ए एन जो होता है एनवां पद, यानी अंतिम पद इसे बोलते हैं। और ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें सब पता है, यानी अंतिम पद जब हमें निकालना होता है तो इसका सूत्र लगाते हैं। ए एन मतलब अंतिम पद, अंतिम पद एन माइनस 1। ये तो आपको पता है, एपी का फर्स्ट होता है पहला ए, और ठीक है पहला, और ये जो होता है एन पदों की संख्या ये 1 है, मतलब उसमें से एक हटा देंगे जितना जो सा पद लेना रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा डी सर्वांतर। अगर A4 निकालना रहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते A प्लस 3D, यानी जितना निकालना रहता है उससे एक कम डी लिख लेते। अगर A5 आपको निकालना रहेगा तो A प्लस 4D लिखेंगे। ठीक है, और A6 निकालना रहेगा तो A प्लस 5D, यानी जितना ए वाला कौन सा पद आपको निकालना है ए लिखना है, और प्लस में उससे एक से आपको डी में गुना करना है, तो आपका वो सारा पद निकल जाएगा। तो एक्सरसाइज हम 5.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो फर्स्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों, ये लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। ठीक है, तो इसमें एपी में है या नहीं ये निकालना है। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए हमारा कितना किराया दिया हुआ है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 दिया हुआ है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया है 8 रुपया। ठीक है, प्रथम किलोमीटर क्या हुआ है 15 रखेंगे। ठीक है, और जो उससे 1 मीटर अतिरिक्त चलेगा उसका 15 में 8 जोड़ेंगे
तो 23 हो जाएगा। फिर उसमें 8 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। फिर उसमें से 8 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। फिर उसमें 8 जोड़ेंगे तो 47। इस तरह से डॉट डॉट चलते रहेगा, ठीक है, जितना किलोमीटर जिसको जाना हो। तो A1 हमारा क्या हो गया, A1 या आप A भी लिख सकते हैं, लेकिन A1 लिखेंगे। A1 हमारा 15 हो गया, A2 हो गया 23, ठीक है, A3 हो गया 31, A4 हो गया 39, ठीक है। अब इसका D निकालना है। D1 बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 23 है और A1 हमारा 15 है, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और D2 हम निकालेंगे D3 माइनस D2, ठीक है। तो D3 हमारा कितना है, 31 है, और D2 हमारा कितना है 23, तो ये 8 आ गया, ठीक है। और D4 निकालेंगे, D5 माइनस D4, ठीक है। तो ये D5 कितना है 47 माइनस 39, तो ये 8। तो ये क्या है, ये D1 D2 D3 D4 जो भी हमने निकाले सारे में D समान आएगा, ठीक है। अगर वो AP में होगा उसका सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस हमेशा समान होगा, ठीक है। 8 आ रहा है तो ये AP में है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। चूँकि सभी अंतरों का अंतर समान है, अर्थात सर्व अंतर 8 है। इसलिए दिया गया सूची AP है, ठीक है। ये हमेशा आपको लिखना होगा इसमें। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया। किसी बेलन सिलेंडर, ठीक है, में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें ये चेक करना है कि ये AP में है या नहीं। तो सबसे पहले बेलन में कितना हवा है उसे मान लेते हैं, ठीक है। माना बेलन में हवा की मात्रा P मान लेते हैं, ठीक है। P1 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम इसमें से किसी हवा की मात्रा को मानेंगे उसमें तो उसमें एक मान के चलना। और हवा कितना निकाला जाएगा, हवा निकाला जाना है कितना 1/4। तो P2 में कितना हो जाएगा हवा 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 1/4, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हवा कितना इसमें से कितना हवा निकाला जाएगा, कितना हवा निकाला है इसमें से, तो 3/4 में 1/4 से गुना करना है, तो 3/16 हो जाएगा ये, ठीक है। और P3 में कितना हवा निकलेगा 3/4, यानी जो ये हमारा P2 में बचा है माइनस, और कितना हवा निकालेंगे इसमें से 3/16, ठीक है। इसका 16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 12 माइनस 3 यानी 9/16 ये हो जाएगा।
और हवा निकलेगा इसमें से। इसका कितना हवा निकलता है? 3/16 का 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये निकलेगा आपका 3/4 निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 27/64। ठीक है, तो अब इस तरह से P4 निकालेंगे तो फिर इसमें से 3/16 में से इतना घटाएंगे तो वो आपका इस तरह से आते रहेगा और ये श्रृंखला बनता है। श्रृंखला बनता 1 हो गया, 3/4 हो गया, फिर 9/16 हो गया, 27/64 हो गया। आपके इस तरह से निकलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया, एक श्रृंखला बन रहा है। तो आपको ये देखना है कि ये AP में है या नहीं है। तो D1 बराबर हम लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A1 हमारा कितना, A2 हमारा 3/4 है, -1 करेंगे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 - 4 तो होगा -1/4। और D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। ठीक है, A3 हमारा 9/16 है, -3/4 हो जाएगा। ये होगा 16 और 9 - 12 तो हो जाएगा -3/16। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्व अंतर आ रहा है D1 हमारा -1/4 आ गया, D बराबर -3/16 हो गया। ये इसका D जो है समान नहीं आ रहा है, इसीलिए ये AP में नहीं होगा। इसका सर्व अंतर समान नहीं आता, ये AP नहीं है। आपको ये लिख लेना है, आप लिख लिए, हमें बार बार बता देंगे, आप खुद लिख लीजिए। तो 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। ठीक है, प्रथम मीटर अगर कोई खोदता है तो उसकी लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। ठीक है, अब तो ये निकालना है AP में है कि नहीं। ठीक है, प्रथम मीटर का लागत कितना, 150 रुपया है। ठीक है, दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, 150 + 50 यानी 50 रुपया अतिरिक्त बढ़ता जाएगा तो हो जाएगा 200। तीसरे मीटर में हो जाएगा आपका कितना, तीसरे मीटर में हो जाएगा 200 + 50 यानी हो जाएगा 250। ठीक है, और चौथे मीटर में आपका हो जाएगा 250 + 50 300। ये श्रृंखला इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो पहला हमारा है फर्स्ट मीटर 150 रुपया, उसके बाद 50 जोड़ते जाएगा हर एक मीटर में, 250 300 डॉट जितना मीटर आप जांच करना है इसका AP में है या नहीं है। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 हमारा 100 है और A1 या इसे A1 या A1 या A मानते हैं इसे, और ये A2 हो गया, A3 A4 इस तरह से मानते जाते हैं। 150 यानी हो जाएगा हमारा 50। D2 बराबर हो जाएगा A3 A2। ठीक है,
तो 250 माइनस 200, ठीक है, ये हो गया 50। D3 हो जाएगा D4 माइनस D3, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 300 माइनस 250 यानी 50, यानी D जो हमारा है D1 भी 50 आ रहा है, D2 50 आ रहा है, D3 50 है, इसका स्वार्व अंतर समान, अतः इसका स्वार्व अंतर समान है, अतः यह AP है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8 वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा करती है। खाते में मिश्र धन, इसमें हमें मिश्र धन निकालना है और खाते में 8 वर्ष वार्षिक दर से है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ये होगा फर्स्ट वर्ष में कितना रहेगा, 4 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। पहले वर्ष की राशि हो जाएगी कितना है 10,000, ठीक है, और दूसरे वर्ष की राशि यानी से चक्र मिश्र धन ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 10,000 × 8 × 1/100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 800, ये जीरो कट गया, 800 रुपया हो जाएगा उसका कितना मिश्र धन है इसमें। तो दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगा 10,000 प्लस 800, 10,800 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे वर्ष की राशि में हो जाएगा चक्रवृद्धि, तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका कितना वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो हो जाएगा 10,800 × 8 × 1/100, ये 100 काट देंगे तो ये आ जाएगा 864, ठीक है। तो और तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगा, वर्ष की राशि 10,800 प्लस 864 इक्वल टू हो जाएगा 11,664, ठीक है, इतना राशि होगा। और श्रृंखला क्या बन रहा है इसमें 10,000, 10,800, 11,664, 11,664, तो A1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, ठीक है, 10,800 माइनस 10,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 800, A2 हमारा हो जाएगा D2 हमारा हो जाएगा A3 माइनस A1, ठीक है। आप तीसरे वर्ष चौथे वर्ष चाहे तो आगे निकालें, लेकिन 2-3 ही D निकालने पे पता चल जाता है कि सार्वंतर है या नहीं, तो इसमें ये निकाल के देख लेंगे। एक 11,664 माइनस 10,800, ठीक है, तो ये करेंगे तो 864 निकल जाएगा। तो हमें D1 जो प्राप्त हुआ 800 प्राप्त हुआ, D2 हमारा 864 प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सार्व अंतर है तो वो समान नहीं होगा, इसीलिए ये AP नहीं है, ठीक है। ये हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन सेकेंड देखेंगे। दी हुई EP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम A और सार्व अंतर लिखा हुआ है, ठीक है, 4 पद तक लिखना है आपको। दूसरा का फर्स्ट A हमारा दिया हुआ है 10, D दिया हुआ है 10, ठीक है, A हमारा दिया हुआ है A2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस D, ठीक है, तो A हमारा कितना है 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 20, और A3 आ जाएगा A प्लस 2D, ठीक।
आप यहाँ ए इससे ये जितना A2 निकालना है उससे एक कम करके D लिखें, A प्लस उतना D। तो ये हमारा D1 लिखेंगे, 1 से किसी संख्या पे गुना करने पर वही होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखे। ये 10 दिया हुआ है प्लस 2D कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 10 प्लस 20 30 हो जाएगा ये आपका। A4 ये 4 हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। A प्लस 3 इंटू 10 ये हो जाएगा। A कितना 10 दिया हुआ है तो 30 और ये 10 40 हो जाएगा ये। तो श्रृंखला प्रथम 4 पद हो जाएगा, प्रथम 4 पद। तो 10 हो जाएगा, A2 हमारा 20 है, A3 30 है और ये 4 40, ठीक है। ये हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं 2 का। इसमें भी दिया हुआ है A1 हमारा -2 दिया हुआ है, D = 0 दिया हुआ है। तो A2 हमारा होगा A प्लस D। तो -2 प्लस 0 तो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा -2। A3 हो जाएगा A प्लस 2D। तो -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी 0 होगा। A4 हो जाएगा A प्लस 3D लीजिए, अभी बना लेंगे। आप 4 नंबर हम क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे। A बराबर है -1, D बराबर है 1/2। तो A2 निकालना है, A प्लस D। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2। इसे एलसीएम लेंगे, ये 2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 तो हो जाएगा -1/2। और A3 निकालना है, A4 पद तक निकालना है हमें। तो 2D हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 1/2। ये कट गया तो हमारा ये हो जाएगा -1, ठीक है। सॉरी, A बराबर -1 है, ये -1 और ये प्लस ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। तो -1 प्लस 3 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3/2 यानी 1/2 हो जाएगा इसका। तो ये जो हमारा श्रृंखला है प्रथम 4 पद हो जाएगा। प्रथम 4 पद, पहला पद हमारा -1 है, फिर -1/2 है, फिर 0 है, फिर 2 बाय प्रथम 4 पद हो जाएगा। -1 है, फिर -1/2 है, फिर 0 है, 1/2 है, ठीक है। ये निकल गया। और अब हम 5 नंबर क्वेश्चंस बनाते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है A = -1.25 और D = है -0.25। इसे निकालना है। A2 हमारा हो जाएगा A प्लस D। तो D हमारा कितना, A -1.5 प्लस रूट के ये पोस्ट के अंदर होगा -0.5। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये होगा -1.25। ये प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 0.25 यानी -1.50 हो जाएगा, ठीक है। और A3 होगा हमारा A3 होगा A प्लस 2D,
ए हमारा कितना है -1.25 है प्लस 2 इंटू -0.25 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.25 माइनस ये दोनों इस माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 2 से 2 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.50 हो जाएगा। तो A3 इक्वल टू हो जाएगा -1.75। ठीक है, A3 और A4 हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, तो -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 तो ये होगा -1.25 माइनस ये हो जाएगा 0.75, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रथम चार पद लिखेंगे इसमें। तो पहला पद तो हमारा दिया हुआ है -1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 और -2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चार पद। तो अभी तक हमारे वीडियो में आप बने हुए, तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आज का 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है AP का nवां पद को क्या कह सकते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है D यानी कॉमन डिफरेंस सर्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है क्या। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।